हाय, कैसे हैं आप? स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो बोलूंगा ही भाई, वन वे ट्रैफिक हो रहा है। समझ तो आ ही रहा होगा आप चैप्टर सारा मेरा इंडियन इकोनॉमिक्स का। ठीक है, आज कोशिश ये करूंगा थोड़ी सी लंबी क्लास करके ये मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा बिल्कुल आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसको रिपीट करके मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, थोड़े 3-4 चैप्टर इंडियन इकोनॉमी खत्म करते हैं, 3 तो खत्म कर ही दे पहले यूनिट। ठीक है, उसके थोड़ा मैक्रो पकड़ लूंगा, नेशनल इनकम रिवाइज करूंगा और मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट करूंगा, ऐसे सोच रहा हूं मैं। ठीक है, उससे पहले स्कूल की छुट्टियों का क्लियर नहीं हो रहा क्या? सरकारी स्कूल की तुम्हारी छुट्टी नहीं है, प्राइवेट स्कूल की? चलो बता देना मेरे को जब आपकी छुट्टी स्टार्ट हो, फिर देखेंगे टाइम क्या रखना है, कैसे रखना है, टेस्ट कितने लेने हैं, मेरे को पता होना चाहिए आपका। जितना टाइम आपका ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए, आप कराना आपको। ठीक है, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जितना भी कराऊं इन छुट्टियों में, एक तो मैं आपके स्कूल से आगे होना चाहता हूं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा मेरा ये पॉइंट है कि जितना मैं करा दूं, राइट, वो आपको पूरा कराऊं अच्छी तरह। ये ना हो कि थोड़ा यहां बच गया, थोड़ा वहां बच गया। ठीक है, मतलब मेरे कराने का मतलब ये नहीं कि मैंने कराना है, वो तो मैं कराना ही है, आपको भी पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ 1-2 बार रिवीजन की भी क्लासेस लूंगा मैं, मतलब पूरे जो पूरा, जैसे मैंने नेशनल इनकम कराया है तो उसकी पूरी मैं एक रिवीजन ले लूंगा, समरी पूरी एकदम। ठीक है, 1-1.5 घंटे का सेशन लगा के। इसी तरह मैं इंडियन इको के 3 चैप्टर कराऊंगा तो पूरी समरी ले लूंगा उन 3 चैप्टर्स की। ठीक है, फिर मैं आपको याद करने को बोलूंगा, तो अकॉर्डिंगली आपको हेल्प होगी। ठीक है, जैसे चलते हैं, काम चलाते हैं ऐसे, फिर जैसे जैसे गवर्नमेंट की डायरेक्टिव रहेंगी ऐसे काम बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, इन द मेन टाइम इस चैप्टर के अंदर हमने दो मेजर पोर्शन कर लिए हैं, एग्रीकल्चर के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में, राइट। थर्ड पोर्शन, फोर्थ पोर्शन और फिफ्थ पोर्शन ये आसान पोर्शन माने जाते हैं, क्योंकि थर्ड पोर्शन बेसिकली फॉरेन ट्रेड के बारे में है। फॉरेन ट्रेड में क्या क्या अंग्रेजों ने किया वो बात करते हैं। ठीक है, बात वही ट्रेड से, इंडस्ट्री रिलेटेड है, क्योंकि इंडस्ट्री की जो आइटम बनेगी वही तो आप फॉरेन ट्रेड में ले जाओगे। तो अल्टीमेटली इट इज ए कॉम्प्लीमेंटिंग पार्ट फ्रॉम ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का कॉम्प्लीमेंट्री ही है एक तरह से फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अब होता क्या है फॉरेन ट्रेड में? फॉरेन ट्रेड मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना, राइट, ये आपको पता ही है। वही वाला पॉइंट है जो उनका मेन एम था कि मेक इंडिया नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, राइट, एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स, राइट। तो वही पहला पॉइंट तो उसका वही है। ठीक है, पहला पॉइंट ही वही है इसका फॉरेन ट्रेड में, कि ये उन्होंने किया हमारे साथ। ठीक है, जिससे कि वो हमारे सारे रिसोर्सेज ले गए अपने पास, उन रिसोर्सेज को उन्होंने यूज किया और हमको ही माल बेचा पक्का। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। बिफोर ब्रिटेन वी वर एक्सपोर्टिंग आवर गुड्स टू ईच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। ठीक है, कोई किसी की मोनोपोली नहीं थी, जो हमें ज्यादा अच्छे दाम देगा हम उसको माल बेचते थे। ठीक है, ऐसे करते थे। ब्रिटेन ने क्या किया, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा मैं आपको ना आजकल के कंसर्न में भी बताऊंगा या फॉरेन ट्रेड के बारे में। लेट मी कंप्लीट दिस 3 पॉइंट्स, देन आई विल गो कम बैक टू द करंट सिचुएशन। जो लड़ाई चलती है ना ट्रम्प की, चाइना से, ट्रेड वार सुनते होगे, बट कभी कभी न्यूज सुनते होगे ट्रेड वार चल रही है, इंडिया की भी ट्रेड वार चल रही है यूएसए से, यूएस की चल रही है चाइना से, चाइना की चल रही है अदर वर्ल्ड से। ट्रेड वार, कोविड की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कभी कोविड सोच लो, ट्रेड वार। ठीक है, उसका जो करक्स है ना वो यही 3 पॉइंट्स पे है, मैं बता रहा हूं देखो कैसे। तो पहला पॉइंट तो बता दिया आपको, नेट एक्सपोर्टर और रॉ मटेरियल वगैरह लाइन डालनी है, वो रिपीट करनी लाइन आपको। दूसरा पॉइंट है कि मेजर मोनोपोली थी ना 200 साल में, ब्रिटेन ने अपनी कर ली थी। यानी फॉरेन ट्रेड में जितना भी, मान लो फॉरेन ट्रेड इंडिया कर रही है 100 चीजों का, सपोज, राइट, 100 किलो मान लेते हैं, चलो 100 किलो का फॉरेन ट्रेड कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, तो उस 100 किलो में से 50% फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन का होगा हमारा, यानी इट हैज ए मोनोपोली इफेक्ट। तो डेफिनेटली अगर ऐसे 2 कंट्रियों में रहेगा तो रूल भी उसी ज्यादा चलते हैं, जिससे ज्यादा ट्रेड होगा आपका। ठीक है, तो 50%, मोर देन 50% ऑफ ट्रेड वाज विद ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन, वट एवर यू कैन से, ग्रेट ब्रिटेन बोलो उसको। ठीक है, तो इंडिया का 50% से ज्यादा ट्रेड ब्रिटेन के साथ था, बाकी बचा कुचा 3-4 कंट्रियों के साथ था, जैसे उसमें श्रीलंका थी, ठीक है, चाइना थी, ईरान था, ऐसे और थे। तो 3 नाम एनसीईआरटी में दिए, तो मैंने 3 नाम दे दिए आपको। नाम ऐसे दिए हुए आपको, चाइना तो चाइना दिया हुआ है, दूसरा आपको दिया हुआ है पर्शिया, पर्शिया ईरान का पुराना नाम है। ठीक है, इस तरह साइलोन दिया हुआ है, सीलोन, ऐसे। पहला पॉइंट तो वही है, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, नेट इंपोर्टर ऑफ
फिनिश्ड गुड्स, इसी को एक्सप्लेन करना है आपने। सेकंड पॉइंट है आपका मोनोपोली ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, इसी के अंदर लिखने को आएगा कि 50% से ऊपर ग्रेट ब्रिटेन के साथ था। ठीक है, और रेस्ट था 3 है आपके, चाइना, सिलोन और पर्शिया। एनसीईआरटी में यही वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, जब 200 साल पहले की बात कर रहे हैं तब तो उनके नाम ये थे। ठीक है, सिलोन मतलब ये सी है, के नहीं है। ठीक है, सिलोन मतलब श्रीलंका है करंट। ठीक है, और ये ईरान है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है आपके। फिर दूसरा पॉइंट है आपका, इसका जो लास्ट पॉइंट है, सरप्लस ट्रेड। सरप्लस ट्रेड, क्योंकि हमारी कंट्री में इतना ज्यादा रिसोर्सेज थे कि वी वर ऑलवेज हैविंग सरप्लस ट्रेड। लेकिन सरप्लस ट्रेड में जो बेनिफिट होता था ना, जैसे मान लो हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया, राइट, वी वर हैविंग मोर मनी, तो वो जो मनी आती थी हमारे हाथ में वो ब्रिटिशर्स के ही काम आती थी। यानी ब्रिटेन वो जो कमाई जा रही है हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, जो मनी कमा रहा है, उस मनी का वो यूज भी अपने एडमिन एक्सपेंसेस पे करता था और अपनी वार पे करता था, क्योंकि वार बहुत लड़ता था उस टाइम। ठीक है, उन 200 साल में जो भी सरप्लस ट्रेड था, यानी वी वर हैविंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गुड्स, राइट, बाय डूइंग दिस फॉरेन ट्रेड विद अदर कंट्रीज। सो द अमाउंट विच वी आर अर्निंग फ्रॉम दैट सरप्लस, या सरप्लस अमाउंट जो था, दैट इज बीइंग यूज्ड बाय ब्रिटेन इटसेल्फ on their administrative expenses, right, to govern India and on their wars, World War I, World War II, वो सब उसने हमारा पैसा यूज किया बहुत। ठीक है, तो ये तीन मेजर पॉइंट है फॉरेन ट्रेड में, बहुत आसान पॉइंट है इसके। सरप्लस ट्रेड यूज्ड बाय ग्रेट ब्रिटेन फॉर 2 पर्पस, एडमिन एक्सपेंस एंड वॉर्स। ये एनसीईआरटी की कीवर्ड्स हैं, यही याद करने पड़ेंगे। अभी खोल लो आप पेज ये वाला, मैं पढ़वा ही देता हूँ साथ साथ। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। पहला पॉइंट फॉरेन ट्रेड का पहला पॉइंट है नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, वो जो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी। ड्यू टू रेस्ट्रिक्टिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी, ये मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, ध्यान से देखना। ये कैसे बनेगा मैं समझाया भी था आपको। आज भी यही लड़ाई जो 47 से पहले की लड़ाई है ना, 47 से पहले की, यही लड़ाई 91 के बाद फिर शुरू हो रखी है जब ग्लोबलाइजेशन आया है। जैसे मान लो आज की बात करता हूं मैं, ये मान लो यूएस है और ये इंडिया है। ठीक है, यूएस इंडिया को जनरली कैपिटल गुड्स या इलेक्ट्रिकल गुड्स, सपोज इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड कार्स, बाइक्स, तो ये एक्सपोर्ट करता है इंडिया को यूएस। ठीक है, और इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करता है जैसे जूट, मसाले को चलते हैं। ठीक है, आई थिंक वीट भी करता होगा, आई एम नॉट श्योर, ये नहीं लिखता मैं। ठीक है, ऐसे है। तो हम जो इसको माल बेच रहे हैं, इस तरह वो हमको माल बेच रहा है, राइट। अब ट्रेड वॉर क्या होती है? ठीक है, ट्रेड वॉर बेटा ये होती है, यूएस ये बोलता है इंडिया को कि जो तू मुझसे माल ले रहा है, इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी जो होती है ना, उसको कम कर। हमारी डबल है। जैसे मान लो कार अगर 20 लाख की बिक रही है ना यूएस में, तो वही सेम कार यहां आके 40 लाख की हो जाएगी। तो डबल ड्यूटी पड़ती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी उसको बोलते हैं। तो वो 40 लाख की हो गई। ठीक है,
तो यूएस कहता है तू मेरी 20 लाख की कार यहाँ अपने यहाँ 40 की बेच रहा है, राइट, तो कोई डिमांड क्यों करेगा इतनी महंगी चीज की? लॉजिक है, राइट, जितनी महंगी होगी चीज उतनी डिमांड कम होगी इंडिया में, ठीक है। तो उसका रोना यही है यूएस का, जब से ट्रम्प आया उसने ज्यादा तंग कर रखा है इस चीज पे। वो कह रहा है मेरी चीज पे तू ड्यूटी कम कर, क्लियर है, तभी तो मेरे यहाँ बिकेगा माल। इसी तरह जब इंडिया यूएस को माल बेच रहा है, वो कह रहा है अगर तू नहीं करेगा ना यहाँ पे ड्यूटी कम, तो मैं भी ड्यूटी बढ़ा दूंगा। तो जो मसाले मुझे तेरे यहाँ से आ रहे हैं, जूट तेरे यहाँ से आ रहा है, वो महंगा हो जाएगा, तो मेरे यहाँ तेरी चीज की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये फाइट चल रही है आजकल। यही सेम फाइट यूएस और चाइना में चल रही है, क्योंकि चाइना का माल जाता है यूएस में, तो वो यूएस कहता है मैं तेरा माल मैं ले लूंगा लेकिन मैं ड्यूटी बढ़ा दूंगा इससे। ड्यूटी बढ़ाने से क्या होगा, माल यहाँ जो आएगा इंडिया से माल सस्ता पड़ेगा मेरे को, तेरा माल महंगा पड़ेगा, तो मेरे बंदे इंडिया का माल ले लेंगे, यूएस का और चाइना का माल कम ले लेंगे। तो ये लड़ाई चल रही है बहुत ज्यादा, ना कि इसको बोलते हैं टैरिफ वार। टैरिफ मतलब वही होता है, टैक्स जो होता है, ठीक है, ड्यूटी इसको बोलते हो। टैरिफ मतलब वही होता है, ठीक है। एक होती है रेस्ट्रिक्टिव, मतलब वॉल्यूम, क्वांटिटी को भी सीज कर दो, सीज नहीं कर दो, क्वांटिटी को भी लिमिट कर दो। क्या मतलब है कि जैसे पहले थी 91 से पहले क्या था, मुझे कुछ एक्सपोर्ट करना था, राइट, तो मेरे को परमिशन चाहिए गवर्नमेंट से, वो ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट करने की भी एक लिमिट होती थी, राइट, कि अगर मान लो मेरे को राइस भेजना, बासमती राइस भेजना है यूएस में, तो बासमती राइस मैं अपनी मर्जी से नहीं भेज सकता था पहले। 200 किलो, 400 किलो, 500 किलो, 5000 किलो, ये लिमिट थी कि 5000 किलो से ऊपर आप राइस एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ताकि आप इंडिया में राइस की कमी ना पड़े, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के बाद ये रिस्ट्रिक्शन हट गई है, जितना मर्जी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी पॉलिसी है। तो ऐसे ही इंडिया बोलती है कि मैं तेरे यहां एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है, और तू उस इंपोर्ट करने की, यानी जब मैं माल यहां से यहां भेज रहा हूं, तू उस इंपोर्ट करने की रेस्ट्रिक्शन को कम कर, यानी वॉल्यूम को कम कर। यानी कहने का मतलब है कि वॉल्यूम ये ना बोल कि इंडिया से मैं सिर्फ 5000 किलो राइस लूंगा, राइट, 5000 किलो नहीं, तू ये हटा इसको, रेस्ट्रिक्शन को, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन वॉल्यूम, कि वो 5000 किलो लेगा तो मेरे को जो इंडिया को प्रॉफिट मिलेगा सिर्फ 5000 किलो को मिलेगा, ठीक है। इंडिया कहती है तुम हटाओ वो रेस्ट्रिक्शन। ऐसे यूएस कहता है हमारे में रेस्ट्रिक्शन है कि जब यूएस से माल आएगा तो एक साल में मतलब 5 लाख कारें हम मैक्सिमम इंपोर्ट कर सकते हैं इंडिया यूएस से, ठीक है। तो 5 लाख कार के ऊपर अगर प्रॉफिट कमाना होगा यूएस को तो कमा नहीं पाएगा, क्योंकि वी वर हैविंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। टैरिफ के अलावा होती है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो वो 5 लाख कार, तो वो यूएस कहता है कि तू उसको बेटा रेस्ट्रिक्शन हटा, ताकि मैं तेरे यहाँ 5 के 10 लाख कार बेच पाऊं, ताकि मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिले। तो ये लड़ाई है आज की डेट में, ग्लोबलाइजेशन में ये बहुत लड़ाई है, टैरिफ की और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन की लड़ाई है आज की डेट में, ठीक है। अब आओ आप 47 से पहले, ठीक है, उस टाइम ब्रिटेन का राज था, तो जो रूल बनाती थी ब्रिटेन अपने बनाती थी अपने फायदे के, तो इसलिए उसने ये रूल बनाया हुआ था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर किसी को करना भी है तो सिर्फ ब्रिटेन से ज्यादा करेगा, ब्रिटेन से ज्यादा करेगा, और कुछ सरप्लस होता है, ठीक है, तो ब्रिटेन का ही फायदा होगा उसमें, ठीक है, और बाकी कंट्री में कम करेगा। ये सेकंड पॉइंट जो मैंने बोला आपको, कौन सा पॉइंट है ये वाला, मोनोपोली ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो ये फाइट रहती है। अब क्लियर हो गया आपको सारा पॉइंट। अब ध्यान से पढ़ो, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। आपको मैंने पहले ड्यू टू रेस्ट्रिक्टिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी क्या मतलब है, अगर उसका मतलब है अगर तो इंडिया, मान लो इंडिया ने राइस को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, मान लो इंडिया ने राइस को एक्सपोर्ट करना है, या इंडिगो बोलते हैं ना, इंडिगो को एक्सपोर्ट करना है, राइस छोड़ो, इंडिगो को एक्सपोर्ट करना है, इंडिगो को, तो पॉलिसी ग्रेट ब्रिटेन ने ये बनाई, जो कितने गंदे थे, कि इंडिया अगर एक्सपोर्ट कर रही है, अगर तो कर रही है वो ग्रेट ब्रिटेन को, ठीक है, या वो कर रही है श्रीलंका को, या वो कर रही है ईरान को, राइट, 3 कंट्री मैंने बोली है आपको। तो अगर तो कोई बंदा इंडिया से एक्सपोर्ट करेगा ग्रेट ब्रिटेन को, तो उसको मान लो टैक्स देना पड़ेगा 10%, एक्सपोर्ट ड्यूटी 10% थी, ठीक है। तो उसने फिर ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी जानबूझ के कि अगर कोई इंडिया का बंदा इंडिगो एक्सपोर्ट करेगा श्रीलंका को तो ड्यूटी लगेगी 30%, इसी तरह यहां लगेगी 40%, राइट। अब तुम बताओ जो व्यापारी लोग होंगे, व्यापारी बिजनेसमैन, वो किस पे एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, यहां की यहां, डेफिनेटली वो यहां एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, क्योंकि यहां उनकी कीमत कम पड़ेगी, उनकी डिमांड वहां होगी अच्छी। तो ये बहुत चालाकी दिखाई उसने,
इसीलिए पहला ही वर्ड लिखा हुआ है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टिव, ये रेस्ट्रिक्टिव हो गई, एंड डिस्क्रिमिनेटिव, दिस इज डिस्क्रिमिनेटिव कि इट इज हैविंग ए डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दीज 3 कंट्रीज। इसी तरह इंपोर्ट में जहां उसको बेनिफिट था कि अगर आप श्रीलंका से इंपोर्ट लोगे तो ड्यूटी पड़ेगी आपको 20%, अगर आप ब्रिटेन से इंपोर्ट करोगे ड्यूटी लोगे 0%। जैसे उल्टा करोगे तो एक्सपोर्ट की बात थी ना। इसी तरह मान लो ये श्रीलंका और ये चाइना और ये ग्रेट ब्रिटेन, अगर श्रीलंका या चाइना या ग्रेट ब्रिटेन ये इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, ये इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया पे, तो इसने जो लॉ बनाया है, जो पॉलिसी बनाई, ठीक है, वो ये बनाई कि अगर ग्रेट ब्रिटेन इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा तो 0% पड़ेगा, ड्यूटी 0%, राइट, और अगर श्रीलंका करेगा तो ड्यूटी पड़ेगी 20%, अगर चाइना करेगा ड्यूटी पड़ेगी 20%, ठीक है। यानी इसकी चीज 100 रुपए की है, इसकी भी चीज 100 रुपए की है, इसकी भी चीज 100 रुपए की है, राइट। इसकी चीज 100 की, यहां बिकेगी कितनी बिकेगी इंडिया में 120 की, इसकी बिकेगी 100 रुपए की, इसकी बिकेगी 120 रुपए की, ठीक है। अब तो मुझे ये बताओ इंडिया किसका इंपोर्ट ज्यादा करेगा? डेफिनेटली ग्रेट ब्रिटेन का, उसको सस्ता पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ठीक है। ड्यू टू रेस्ट्रिक्टिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल and primary products like raw silk, cotton, wool, jute, indigo, whatever. On the other hand, it became net importer of finished goods, cotton, silk, wool and cloth. यानी कच्चा माल यहां से जा रहा है और वहां से बन के आ रहा है। Reproduced by the British, reproduce वर्ड यूज किया, reproduce, हमारी चीज कोई कच्चे माल को ही रिप्रोड्यूस कर रहा है और पक्का माल के पैसे है। क्लियर है? अब तो लिख लोगे आराम से। सेकंड पॉइंट, सेकंड आसान है, ब्रिटेन maintain a monopoly control over India export and import. As a result, more than half of India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest were allowed, with a few other countries like China, Ceylon and Persia. ठीक है, use these words क्योंकि we are talking about 200 back, not now. ठीक है, and bracket में you can put Persia is Iran and Ceylon is श्रीलंका। ठीक है, थर्ड पॉइंट है सरप्लस ट्रेड था, जरूर था, बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिश। कैसे? सरप्लस प्रॉफिट मेड एन अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एज वेल एज वार एक्सपेंसिव। दिस इंप्लाइड दैट सरप्लस जनरेटेड एज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज नॉट यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर फ्यूचर ग्रोथ। यानी इंडिया के इंफ्रा पे इन्वेस्टमेंट में कोई काम नहीं किया गया। इट वॉज ओनली यूज टू इंक्रीज द परस्यूट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। खत्म हो गया ये टॉपिक। बाकी वो पैराग्राफ है उसी टॉपिक, वो पैराग्राफ इसी टॉपिक के बारे में है। ठीक है, अब तो आ गया हवाई इंडस्ट्री वाला, सॉरी फॉरेन ट्रेड वाला। बस ये 3 पॉइंट है इसके अंदर, ज्यादा पॉइंट नहीं है। पहले आप, मैं अभी थोड़ा 2-3 मिनट का ब्रेक लेता हूं। आप इसके अंदर, मैं पॉज नहीं कर रहा इस वीडियो को, आप ये अच्छी तरह पढ़ लो। ऐसे ही एग्जाम्पल लिख लो मेरे, जो मैंने समझाया है आपको, ये लिखा रहेगा यहाँ पे, और आप चुपचाप ये पढ़ लो और की वर्ड्स को इसको हाईलाइट कर लो, अपने कॉपी पेन से नोट बनाओ। थ्योरी है ये, थ्योरी में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। ठीक है, करो करो। आराम से कर लो, कोई बात, याद ही हो जाएगा चैप्टर में, डोंट वरी अबाउट इट। इसी तरह सेकंड थर्ड करेंगे, याद कराऊंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, और जैसे हमारी क्लास शुरू होगी एक बार अच्छी तरह फेस टू फेस करा दूंगा, अच्छी तरह हो जाएगा फिर। कर लो।